नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित होगा। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुना और देखा जा सकेगा। कृषि कानूनों पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 61वें दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को शर्तों के साथ रैली निकालने की इजाजत दी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सुखविंदर सिंह ने शर्तों के साथ रैली निकालने की बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस के साथ बैठक है, उसमें तय किया जाएगा कि कौन से रूट पर रैली निकालनी है। 12 बजे रैली निकालने का कोई तुक नहीं बनता है। परेड में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है। वाहनों को परेड के दौरान व्यवस्थित रखने के लिए 1000 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। एक ट्रैक्टर पर 3 लोगों को ही बैठने की इजाजत है। किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले लोगों से 24 घंटे के लिए राशन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से परेड के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसी के पास कोई हथियार या शराब नहीं होनी चाहिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली के काफिले के कारण 2 दिन जाम के हालात बन सकते हैं। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के वाहनों से दिल्ली आवागमन से वाहनों की अधिकता रहेगी, जिससे जाम लग सकता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ट्रैक्टर मार्च पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों की नजर है। इसके लिए पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बने हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने किसानों के साथ रैली का रूट मैप तैयार किया। इसके लिए किसानों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने हमला कर दिया। वे यहां जन संसद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने आए थे। हमले के दौरान उन्हें धक्का दिया गया और उनकी पगड़ी खींची गई। उन्होंने इस घटना को शरारती तत्वों की करतूत बताया। कृषि कानूनों के खिलाफ आज मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की रैली है। इस रैली को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास आघाड़ी के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। पवार के अलावा बाला साहेब थोराट और आदित्य ठाकरे भी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र में घमासान होगा। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने कहा है कि पार्टी संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। परेड को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की परेड रोकने के लिए ट्रैक्टरों को पंपों पर डीजल न दिए जाने के निर्देश की खबर मिली है। अगर डीजल बंदी का जवाब किसान भाजपाइयों को नाकाबंदी से देने लगे तो क्या होगा। पीएम मोदी ने युवाओं से कोरोना टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे झूठ के नेटवर्क को हराने में मदद करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन विकसित कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। ये पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पीएम मोदी इन बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। इसको लेकर मोल्डो में भारत और चीन के बीच 9वें दौर की काप्स कमांडर स्तर की वार्ता 15 घंटे तक चली। इसके लिए भारत ने एक व्यावहारिक रोड मैप पेश किया, जिसमें चीन को पूरी तरह से पीछे हटने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित संगठन दिल्ली में बिजली गुल करने की साजिश रच रहा है। पुलिस ने बताया कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली में 25 और 26 जनवरी को बिजली गुल करने की धमकी दी है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि आज सुबह 6 बजे से 26 जनवरी को 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग बंद रहेगी। मेट्रो सेवाओं में आंशिक बदलाव किए गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ तीनों सेनाओं के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रदर्शन करने जा रहा है। अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से लैस डीआरडीओ इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए 2 महत्वपूर्ण झांकियां लेकर आया है। एएमयू में इस बार गणतंत्र दिवस बेहद खास और ऐतिहासिक होगा। इस दिन विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एएमयू परिसर में दस्तावेज से युक्त टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर रखा जाएगा। इसे 1.5 टन वजन स्टील से बनाया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी सेक्टर 33 के नोएडा हाट में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय यूपी दिवस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी करीब 700 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। देश भर में जीएसटी फर्जी बिल धोखाधड़ी मामले में बीते 2.5 महीने में 8 सीए सहित 258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के सूत्रों के मुताबिक 8वें सीए को जयपुर में उसके 4 कारोबारी साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों और आयुष केंद्रों में रेफर करने तथा इस पूरी प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान तेजस की पहली डिलीवरी मार्च 2024 में मिलेगी। HAL के चेयरमैन R माधवन ने कहा है कि पहली डिलीवरी में 4 विमान दिए जाएंगे। इसके बाद 2025 से 83 विमानों की सप्लाई पूरे होने तक हर साल 16 विमान उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाए उम्मीदवारों को दूसरा मौका देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं था। इसको लेकर कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उत्तर भारत और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस दौरान गंभीर शीतलहर के साथ भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। विक्षोभ की गतिविधियों के कारण 25 जनवरी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। दिल्ली NCR समेत कई प्रदेशों में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का सितम जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं कहर ढा रही हैं। पिछले कई दिनों से पड़ रहे घने कोहरे से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,67,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें अभी तक 1,53,470 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,203 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 9,97,55,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अभी तक 21,38,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 4,55,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9506 लोगों की जान चली गई है। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा नियामक ने कोरोना वायरस के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। अगले महीने से ये टीका लगना शुरू हो जाएगा। 16 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर और बायोएनटेक ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोलैंड समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कांग्रेस ने भी कई संगठनों से समझौते किए, लेकिन वो उनका पालन नहीं कर सकी। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों से दोबारा भाजपा को मौका देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस AIUDF गठजोड़ सत्ता में आते ही घुसपैठियों के लिए सारे दरवाजे खोल देगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य के भीतर शांति और विकास के युग का आरंभ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने CAA कानून वापस लेने की मांग की है। कई जिलों में विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाई गईं और काले झंडे लहराए गए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर असम कांग्रेस ने पलटवार किया। वरिष्ठ नेता प्रद्युत ने कहा है कि CAA और हिंदुत्व की राजनीति के जरिए भाजपा असमिया पहचान को नष्ट करने में जुटी है। केंद्र ने CAA थोपकर असम समझौते का उल्लंघन किया है। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने प्रदेश में चौतरफा विकास का दावा किया। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों से लेकर कस्बों तक का विकास हुआ है। पंचायतों की भुगतान व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को शीर्ष पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्देशक को बतौर पुरस्कार 40 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता। इसका फैसला जनता और युवा करेंगे। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वे भ्रम में है। पीएम सोचते हैं कि धमकाकर लोगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर देश में एकता का मंदिर है। विभिन्न धर्मों के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन देश के स्वाभिमान के लिए आंदोलन था। बाबर जब भारत आया था तो उसने राम मंदिर को तोड़ा था। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा है कि भाजपा और टीएमसी अहम की लड़ाई में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस जल्द सीट बंटवारे को लेकर वाम दलों के साथ समझौता करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी की राज्य इकाई और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाई भतीजावाद के आरोपों को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में यदि हिम्मत है तो वो कानून लाए कि एक परिवार का एक ही सदस्य राजनीति में आ सकता है। अगर केंद्र ने ऐसा किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। दिल्ली सरकार का नारा है कि यदि हमें पुल और स्कूल बनाना हो तो हम स्कूल बनाना पसंद करेंगे।
हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री चुना गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पहल की शुरुआत की। सृष्टि ने बैठकों के दौरान बालिकाओं को सुरक्षा और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से 72 घंटे पहले की कोविड मुक्त होने की जांच रिपोर्ट लानी होगी। कुंभ के दौरान 6 फीट की सामाजिक दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में 8 फरवरी को महाभियोग पर सुनवाई होगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। संसद का निचला सदन HOR महाभियोग की कॉपी उच्च सदन सीनेट को भेजेगा। इसके बाद महाभियोग की तैयारी शुरू होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा का रोड मैप जारी किया। प्रशासन ने कहा है कि इस बार 6 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा के लिए पैदल पथ को चौड़ा करने का निर्देश दिया। पैदल पथ पर बालटाल तक सीमेंट की टाइलें लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फिल्मों पर सेंसर लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अश्लील सामग्री का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने PM KP शर्मा ओली को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाले गुट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल में नेतृत्व संकट गहरा गया है। MLC चुनाव को लेकर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। अचानक आला कमान का फोन आया कि आपको नामांकन दाखिल करना है। TMC नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधार बढ़ाने के लिए अन्य पार्टियों से नेताओं को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि पार्टी पुराने नेताओं को महत्व नहीं दिया जाएगा। भाजपा आलाकमान द्वारा गठित कोर कमेटी की पहली बैठक जयपुर के पार्टी मुख्यालय में हुई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। अफगानिस्तान ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 259 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 28 गेंद शेष रहते मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें 6 अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। पहला मुकाबला कराची में खेला जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।